चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 16 लेकर आए हैं और आज का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। नहीं, आज का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आज भी आप कुछ ना कुछ बेहतरीन सीख के जाइएगा हमारे इस 20 क्वेश्चन के डिस्कशन से। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। उससे पहले आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं और सबसे पहला बात तो यही कहेंगे, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़ा है। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़ा है। ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुमसे भी बड़ा है। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़ा है, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुमसे भी बड़ा है। तुम जितना चाहो परेशानी में डाल दो, हम वो खिलाड़ी नहीं है जो थक के बैठ जाएंगे या हार मान लेंगे। मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। नहीं, इस बार कोई उपाय नहीं है। साम दाम दंड भेद, जो लगना है लगाया जाएगा, लेकिन सिलेक्शन लेना है। इस बार सिलेक्शन लेना है, और हाल में लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल को करते हैं, बातें करेंगे बीच बीच में, अच्छी बातें करेंगे। आज आज हम बड़ा मुंडे में है, ठीक ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवर्तर्व के चक्र के मध्य में अपने उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं? क्या बोला? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो आतर्व चक्र, इसका मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। शॉर्ट में इसको एमसी बोलते हैं, और इसका हिंदी तो निकालो तो तुम्हारा हो जाएगा रज्जो वृत्ति या मासिक हॉर्म चक्र। यह महिलाओं में 15-16 दिन पर होता है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है का लेवल अपना बढ़ जाता है और फिर ये होता है संपन्न। अब हम आपको एक बात बता दें, महिला हार्मोन 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। महिला हार्मोन यह 3 प्रकार का होता है। एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा है रिलैक्सिन। मुख्यतः 3 प्रकार के ही हार्मोन होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा जो है सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि आज हम लोग सब पकड़ लेंगे। इससे पहले भी मैंने तकरीबन सेट नंबर 6 या 7 में मैंने इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कराया था। उसमें हमने पूरी बात को बताए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या? पढ़त पढ़त अभ्यास को नहीं, करत करत अभ्यास को जरमती हो तो सुजान, अब पत्थर जाते काट को सिर पर पड़त निशान। तो अगर एक ही चीज को बार बार करेंगे तो ये तो तय है कि हम सीख जाएंगे और याद भी हो जाएगा हमको। तो हम लोगों को क्या करना है, लिखना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है। लिखना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है। नहीं, और रिवीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और हाल में रिवीजन करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं होने वाला, भूल जाइएगा। अपने दिमाग का वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम बताते हैं कि अगर कोई चीज आज पढ़े है तो फिर 7 दिन के बाद उसको पढ़िए और फिर 21 दिन के बाद उसको पढ़िए, वो जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मेमोरी का इस प्रकार का सेटअप होता है। मतलब आपको क्या करना है, 3 बार देखना है। एक आज देख लीजिए, एक 7 दिन के बाद देख लीजिए, और एक 21 दिन के बाद देख लीजिए। और अगर वह चीजें देख लिए आप, तो आपका क्या है, वह जिंदगी भर के लिए माइंड में सेटअप हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है मेमोरी का याद करने का। और अगर कोई और हो
जो दिमाग से कमजोर हो या कोई बातें ज्यादा देर तक याद नहीं रहता, याददाश्त बढ़ाना है, तो आपको एक सलाह देते हैं हम, और करके देखिए आपका याददाश्त का जो पावर है वो बढ़ेगा। जो कहता है कि चना खाइए, बादाम खाइए, ये खाइए, वो खाइए, बढ़ेगा, ये कीजिए, वो कीजिए। एक्सरसाइज से बड़ा कोई चीज नहीं है हमारे समझ से पावर को बढ़ाने का। क्योंकि आप देखे हो कि याददाश्त जो है वो सबका एवरेज होता है। आप क्या कीजिए याददाश्त के लिए, हम आपको एक सलाह देते हैं, करके देखिएगा, आप लोगों से होगा और बहुत अच्छा चीज़ें है। जैसे अगर आप बाएं हाथ का आदमी है और सब काम बाएं हाथ से करते हैं, जैसे हम हैं, देख रहे होंगे हम राइट डाउन भी मतलब जो है बाएं हाथ से करते हैं, तो अपना जो ब्रेन होता है ना वो सेंटर खोजता है और बैलेंस वे में चलने का उसका जो है अच्छा रहता है। आप क्या कीजिए कि आप सबसे अधिक काम जो है बाएं हाथ से करते हैं, तो अब छोटा छोटा काम जो है उसको दाहिना हाथ से करना स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे करके इस हाथ को भी उतना ही ताकतवर बनाइए जितना ये हाथ है आपकी ताकतवर है काम करने में। फिर दोनों जो है बैलेंस हो जाएगा तो अपना ब्रेन जो है वो टेकअप करना स्टार्ट कर देगा और बहुत अच्छा और पावरफुल बनेगा। हमने इसको खुद किया है तो हमने आपको सलाह दिया है। अरे ऑथेंटिक बातें हैं कि अगर आप ब्रेन को संतुलित वे में लेके चलते हैं तो आपका याददाश्त कमजोर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं तो कल से क्या कीजिए, छोटा छोटा काम जो है जैसे लोटा का पानी उठाना, बुक उठाना, स्टडी टेबल पर का पंखा चालू करना, मोबाइल चलाने का जो है टाइपिंग करना, यदि दाहिने हाथ से करते हैं तो आप लेफ्ट हाथ से मतलब जो है करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका जो ब्रेन है वो संतुलन वे में चले और आपका याददाश्त पावर क्या होगा, बढ़ेगा। यदि चना खाने के और बादाम खाने से अगर मेमोरी बढ़ता या कोई इंसान तेज होता तो चना के जो खेती करता है वो तो साइंटिस्ट होता, क्योंकि उसके पास तो चना ही चना है, दिन भर ठूसत रहता, चना ले चना ले चना ले चना ले चना। नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो तो आईएएस नहीं बनता है। क्या ये मतलब है, इसके अंदर या तो माना भगवान का कहिए गॉड गिफ्ट है, और नहीं यदि आप अपने से पावर बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं, हम लोग सवाल करते हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है, इसका जो है अस्त्राव, अस्त्राव मतलब जहां से निकलता है, तो ये जो है ओवरी से निकलता है। कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है। उसके बाद हम आपको बता दें ओवरी से निकलने के बाद क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्तन वृद्धि, स्तन वृद्धि और योनि, ये सब का समुचित विकास क्या करता है, समुचित विकास। ये टोटल काम करने के वजह से ही इसको नारी हार्मोन भी कहा जाता है ना, नारी विकास हार्मोन। तो क्या कहा जाता है, नारी विकास हार्मोन, नारी विकास हार्मोन। ये जो होता है इसका निर्माण जो होता है, निर्माण ये आपको बचपन से मतलब कि जिस समय आप पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर तकरीबन 50-55 वर्ष तक ये हार्मोन हमारे शरीर में होता है, निर्माण होता है। प्रोजेस्टेरोन के बारे में बता दें कि यह जो होता है इसका स्त्राव जो होता है यह कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम ग्रंथि से होता है। और इसका कार्य क्या है, मेन कार्य इसका क्या है, इसका कार्य है गर्भधारण, गर्भाधारण करना। मतलब प्रेगनेंसी अगर आपको चाहिए तो ये हार्मोन आपके शरीर में होना आवश्यक है। इसलिए इसका एज फैक्टर है, इसका एज फैक्टर है कि किस एज में होगा, तो तकरीबन 12 साल से 14 साल के बीच का जो लड़की होता है उससे लेके 40, 45 या 50 साल तक के महिलाओं में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका निर्माण होता है।
अगर रिलैक्सिन की बात करें तो ये भी जो है, ये भी कॉर्पस ल्यूटियम से, इसका निर्माण कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्लस कॉर्पस ल्यूटियम के अलावा जो है इसका निर्माण जो होता है, ये आपको कॉर्पस ल्यूटियम और कहाँ से होता है, क्या नहीं आ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम से सटा हुआ एक ग्रंथि होता है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, क्या नाम है उसका? प्लासेंटा, प्लासेंटा से होता है। और इसका क्या काम है? योनि के अंदर, योनि के रास्ता जो होता है उसके अंदर गर्भाशय ग्रीवा होता है, गर्भाशय ग्रीवा, इसकी नली को मजबूत करना और चौड़ा करना। चौड़ा करने के बाद क्या होगा कि जिस समय बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होने के समय ये नली के रास्तों को चौड़ा करता है और बच्चा को बाहर निकलने में मदद करता है और माँ को रिलैक्स महसूस होता है, इसलिए इसको रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो ये प्रेगनेंसी के समय एक्टिव होता है ज़्यादातर, ऐसे हमेशा रहता है बट ज़्यादातर एक्टिव जो है प्रेगनेंसी के समय होता है। और यही हार्मोन का जो है सुई प्रेगनेंसी के समय महिलाएं को दिया जाता है ताकि यह हार्मोन अधिक मात्रा में एक्टिव हो और बच्चा को मतलब जो है निकलने के समय माँ को दर्द कम महसूस हो। चलिए अब और है कुछ बातें। एक हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये हार्मोन क्या करता है? ये दो काम करता है। इस हार्मोन के वजह से ही महिलाओं में संभोग करने की इरादा बनता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, फीलिंग्स, और उसके बाद दुग्ध निर्माण। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट फीलिंग्स इसके वजह से आता है और दुग्ध का निर्माण भी ऑक्सीटॉक्सिन के वजह से होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि गांव देहात में गाय या भैंस दूध देना बंद कर देता है तो मार्केट में बाजार में एक दवाई आता है, आप लोग जाते हो खरीद के ले आते हो और सुई लगा के भैंसी को क्या करते हो, जबरदस्ती मतलब भोग के और तब उससे दूध निकलवाते हो या निकालते हो। तो वो क्या देते हो आप लोग? ऑक्सीटॉक्सिन। क्या देते हैं? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रहता है जो आप लोग लगाते हो और वह दुग्ध स्त्राव का निर्माण करता है और आप लोग क्या करते हो, उससे दूध निकाल लेते हो। एक है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? इसका मेन काम है दुग्ध का स्त्राव करना, दुग्ध का स्त्राव। जिस समय आप लोग भैंस का गाय का दूध लेने जाते हो, दूहने जाते हो, उस समय यही हार्मोन एक्टिव हो जाता है और वो दूध क्या करता है, देता है। बच्चा जिस समय अपनी माँ के मतलब जो है स्तन से लगती है तो माँ क्या करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को छोड़ना स्टार्ट करती है और उससे उसको दूध का क्या होता है, प्राप्ति हो जाता है। उसके बाद है मेलाटोनिन। यह हार्मोन क्या करता है, जागने और सोने की प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। जागने और सोने की प्रक्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब अगर आप जाग गए तो आपको एक समय के बाद नींद भी आएगी और अगर आप सो गए तो एक समय के बाद आपको जागना भी पड़ेगा। अब आप सोच के देखिए कि कोई आदमी अगर सो जाए और ये हार्मोन काम ना करे, मेलाटोनिन काम ना करे, तो क्या करेगा, सुतले रह जाएगा, नहीं सुतले रह जाएगा। और ये हार्मोन जिसमें कमी होता है उसको अधिक नींद भी लगता है। मेलाटोनिन हार्मोन जिसमें शरीर के अंदर में कमी होता है उसको खूब नींद लगेगा, वो 12-12 घंटा सोएगा, 13-13 घंटा सोतेगा। तो ये हार्मोन का भी हमारे शरीर में होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल को करते हैं। बाकी सारा चीज को पकड़ लिए थे। किरचॉफ का प्रथम नियम, अच्छा देखिएगा गौर से, किरचॉफ का 2 नियम होता है, किरचॉफ चाचा का 2 नियम है।
किरचॉफ चाचा जो थे एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, और 1845 ईस्वी में 2 नियम दिए। एक दिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत, और दूसरा है ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। ध्यान से सुनिए, आवेश के संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए थोड़ा देर कि एक बिंदु है, इस पर कुछ आवेश आ रहा है, कुछ जा रहा है। ध्यान से सीखना, सिखा रहे। मान लीजिए कि ये आवेश आ रहा है, ए भी आ रहा है, ए इधर से जा रहा है, ए आ रहा है, ए जा रहा है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ए आया, ए आया, ए आया, ए गया और ए गया। तो ए आवेश जो है, तो I1 कीजिए, I2, I3, I4, I5, 1 2 4 5 6 पाँचों। ऐसा कैसे हो गया? चिन्ह खींचा हुआ है 1 2 3। अच्छा, इसको I4 लिखिए और इसको I5। तो गौर से देखिएगा, इसमें क्या होता है कि अंदर आने वाली टोटल नोड और बाहर जाने वाली टोटल नोड दोनों का मान बराबर होता है और बाद में वह शून्य हो जाता है। मतलब अंदर आ रहा है I1 तो लिख लीजिए I1, फिर आ रहा है कौन I3, फिर जा रहा है I5 तो I5। ये सब का योग बाहर जा रहे जो है उसके योग के बराबर होता है और माइनस में होता है। अंदर जाने वाला प्लस में होता है, बाहर जाने वाला माइनस में होता है। ये सब बाहर जा रहा था क्या? I5 ये सब बाहर जा रहा था, ये सब माइनस में होगा क्योंकि बाहर जा रहा था, और ये सब प्लस में होगा जो अंदर की ओर आ रहा है। जैसे I1 बाहर की ओर जा रहा है I2 प्लस I5, योग बराबर होता है और लास्ट में क्या होता है? शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत में भी यही सिद्धांत है कि लूप के अंदर का पूरा आवेश शून्य हो जाता है। एक लूप होता है, हम आपको फिगर में बता सकते थे, चैप्टर जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो हम लोग बताते हैं। तो लूप का अंदर का टोटल आवेश जो होता है वो क्या होता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा था? किरचॉफ का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और ये जो है ये रूल नंबर दूसरा पे, लो नंबर दूसरा पे, किरचॉफ के दूसरा लो पे आधारित है। बढ़ जाए आगे, चलिए। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, एक किया था सटन एवं बोवेरी। वंशागति के क्रोमोसोमवाद क्या था? इस सिद्धांत में कहा गया था कि मान लीजिए कि कोई अनुवांशिक कोई अनुवांशिक जीन, ये क्या होता है? गुणसूत्र का वाहक होता है, गुणसूत्र का ये जो अनुवांशिक जीन होता है वो गुणसूत्र का वाहक होता है। और इस बात की खोज कौन किया था? तो एक किए थे सटन एवं बोवेरी, 2 वैज्ञानिक थे। अब आपको हम बता दें डी ह्यूगो ब्रिज, इन्होंने क्या दिया था? तो इन्होंने दिया था उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत। और किस प्रकार के पौधे पे दिए थे? तो ये सवाल पूछता है कि उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत था वो किस प्रकार के पौधे पे दिया गया था। तो हम आपको बता देते हैं कि वो था ओएनोथेरा, ओएनोथेरा लैमार्क कियाना। इस पौधे पे उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगे डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक ऑप्शन बचता है मेंडल, तो हम मेंडल के बारे में बता दें कि ये अनुवांशिकता का जनक है, अनुवांशिकता जेनेटिक्स का जनक है।
अब मटर के पौधा पर, कौन पौधा पर? मटर के पौधा पर इन्होंने क्या किया था? अनुवांशिकता के गुणों को खोजा था। और मटर के पौधा लेने के पीछे का कारण यह था कि इसमें व्यपगत 7 प्रकार के गुण जो है मिला था। कई प्रकार के? 7। आप लोग याद रखिएगा, व्यपगत 7 प्रकार के जो है गुण जो है मटर के पौधा पर मिला था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, मटर के पौधा पे खोज किया। और मटर के पौधा जो है गांव देहात में हर जगह मिल जाता है। तो ये तो एक पादरी थे, मेंडल जी पादरी थे और संत हो गए थे, तो ये क्या करते थे, वहीं पे मठ के आसपास रहते थे। तो ये मटर के बगल में खेत था, मठ के बगल में खेत था मटर का, तो वहीं से अपना खोज करे थे। तो मटर का पौधा तो द्विलिंगी होता है, वो तो द्विलिंगी होता है, तो उसमें जल्दी खोजना आसान था, इसलिए मटर के पौधा पर खोज किए। और 7 प्रकार के गुण उसमें क्या किए थे, क्या? चलिए आगे बढ़े। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं ये द्वितीयक जाइलम है। हम आपको जाइलम के बारे में, तो जाइलम 2 प्रकार का होता है। जाइलम 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। सबसे पहले तो जाइलम के बारे में जानते हैं कि जाइलम एक मृत कोशिका है, मृत सेल है। उसके बाद ये क्या करता है, जल प्लस लवण, जल प्लस लवण को पौधे के ऊपर, केवल ऊपर, नीचे नहीं, एक दिशीय होता है, याद रखिएगा, एक ही दिशा में जाता है, एक दिशीय, पौधे के केवल अपवर्ड में लेकर जाता है, न कि डाउनवर्ड में लेकर आता है। प्राथमिक जाइलम क्या होता है, इसका जो नली होता है वह लंब, नली लंबी, नली लंबी होता है और जड़ से लेकर शीर्ष, पेड़ के जड़ से लेकर शीर्ष तक ये होता है। और प्रथम जाइलम जो होता है, यही जाइलम जल और लवण को ऊपर की ओर ले जाता है, जल और लवण को ऊपर की ओर ले जाता है। द्वितीयक जाइलम क्या करता है, ये क्या करता है, इसके आकार को बढ़ाता है, प्राथमिक जाइलम की आकार को बढ़ाता है, आकार की नियंत्रण, पौधे में आकार का नियंत्रण यह द्वितीयक जाइलम करता है। और कैम्बियम छल्ला बनाता है, कैम्बियम रिंग। और इस रिंग के माध्यम से ही प्राथमिक जाइलम जल और लवण को अप स्टेप बाय स्टेप जो है सारे विभाग में, मतलब तना का एक एक हिस्सा में जल को पहुंचा देता है और शीर्ष भार तक लेके जाता है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? तो जाइलम 2 प्रकार के, जाइलम एक मृत कोशिका है, जल और लवण को कहाँ ले जाता है, एक दिशा में ले जाता है, पेड़ के ऊपर की ओर। यह 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। इसका नली लंबी होती है, जड़ से शीर्ष स्थान तक जल और लवण को ले जाने का कार्य करता है, लेकिन किसके माध्यम से करता है, तो द्वितीयक के माध्यम से करता है। द्वितीयक क्या करता है, आकार इसका जो है उस पर नियंत्रण रखता है। और इसमें क्या होता है, कैम्बियम छल्ला होता है, और छल्ला के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, पेड़ के हर एक ब्रांच में मतलब जो है जल और लवण को पहुंचाया जाता है। ठीक है, बड़े क्या समझ में, मजाक समझते आप लोग? चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर देखते हैं सवाल नंबर 5। चलिए सवाल नंबर 5 पे आते हैं। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। आपको एक बात बताइए, सवाल क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ से क्लू मिल सकता है, और ये है यहाँ रखा हुआ। हमेशा ऑप्शन को गहराई से देखिए, कुछ ना कुछ होगा।
तो ब्लीचिंग पाउडर बोला ना, तो ब्लीचिंग पाउडर में तो जानते हो आप लोग कि क्लोरीन होता है। जब क्लोरीन होता है तो इसका मतलब है कि क्लोरीन में आंसर होगा। नहीं, अच्छा यहाँ भी देखिए, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई क्लोरो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई क्लोरो डाइफेनाइल, डाई क्लोरो डाइफेनाइल, डाइफेनाइल इथेन। तो आप देखिए इसमें भी क्लोरो है, मतलब क्लोरीन है, तो इसमें क्लोरीन होगा। गैमेक्सिन में भी क्लोरीन होता है, तो गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जो है ये महत्वपूर्ण है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर पे आते हैं। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, किसके वजह से जुड़े रहते हैं? तो ये होता है वान डेर वाल्स के द्वारा। वान डेर वाल्स जो होता है संनेहक में भी होता है, कमजोर वान डेर वाल्स होता है उसमें, कमजोर वान डेर वाल्स। यह क्या करता है? एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है ऐसे। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, तो वान डेर वाल्स द्वारा जुड़े रहते हैं। अब आइए स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे मजबूत बल की आपको बात करें, सबसे मजबूत बल, ये पूछा हुआ सवाल है, तो लिखिएगा नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर बल आपसे पूछेगा, तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर नाभिकीय बल ऑप्शन में ना रहे तब स्थिर वैद्युत बल होगा दूसरा ऑप्शन। आया समझ में? यदि नाभिकीय बल ना रहे ऑप्शन में तो अब आप लोग क्या मारिएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, विद्युत स्थिर बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है। एक श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हम आपको कुछ बातें बता देते हैं, इससे आपको निकल के आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है जेड बराबर रूट ओवर एक्स बराबर ना, जेड बराबर रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल के होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ एक्स सी और एक्स एल बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाए तो आप लोग देख सकते हो जेड बराबर रूट ओवर हो जाएगा जेड स्क्वायर और प्लस में यहाँ बराबर होने का मतलब ये दोनों जीरो हो जाएगा, क्या कि एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं, जेड बराबर में जेड। और अगर ऐसा होगा तो यह जो है प्रतिबाधा एकदम इसका जो है न्यूनतम होगा। प्रतिबाधा कैसा होगा? एकदम न्यूनतम। अब आइए, अब सवाल पे आइए। एक श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अनुनाद पर एक्स एल एक्स सी के बराबर होता है? नहीं, बराबर नहीं होता है। अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है? गलत। अच्छा पूछ रहा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, इसका यह मतलब कि यह सही है। ऐसे समझिए, यहाँ जेड बराबर जेड स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल के होल स्क्वायर, एक्स एल एक्स सी के बराबर है, तो एक्स सी के जगह पर एक्स एल के जगह पर फिर सी रख देंगे तो एक्स सी से एक्स सी कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाने के बाद जेड बराबर रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस इधर जीरो आ जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो जेड बराबर जेड बचेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रतिबाधा क्या न्यूनतम है? प्रतिबाधा क्या न्यूनतम है, यानी कि एक्स एल एक्स सी के बराबर है, ये बात सही है।
अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होगी, नहीं अधिकतम नहीं होगी, यही तो चर्चा कर रहे हैं, न्यूनतम होगी। ये क्या होगी? न्यूनतम। और न्यूनतम होगी, इसलिए ये क्या है? आंसर है, मतलब कि यही बात तो गलत है, और जो गलत है वही आंसर है। यही तो बोला था कि जो गलत रहेगा वही खोजना है। अनुनाद पर आवृत्ति होती है ए बराबर 1/2 पाई रूट ओवर एल सीधा, सही बात है। अनुनाद पर जो आवृत्ति होती है वो एफ बराबर होता है 1/2 पाई रूट ओवर एल सी। अनुनाद पर धारा का आयाम अधिकतम होता है, हाँ धारा का आयाम अधिकतम होता है, प्रतिबाधा इसका न्यूनतम होगा तब तो धारा का आयाम अधिकतम होगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल को हम समझाए। आगे 8वां नंबर सवाल देखिए। समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा पूछा है सत्य है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला है? सत्य है। आपको एक बात बता दे, दो बातें याद रखिएगा। एक है समांतर क्रम समूहन, एक है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है? धारा समान होता है और विभव या वोल्टेज अलग अलग होता है। और समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग होता है और वोल्टेज समान। अब आइए सवाल पे, अब कहीं ना कहीं ये मिलेगा। समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के योग से हमेशा अधिक होता है, ये गलत बात है, ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं होता है। समांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनल के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है, ये भी बात गलत है। समांतर परिपथ की निबल धारा अलग अलग धाराओं से हमेशा कम होती है, ये भी बात गलत है। समांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है, ये सही बात। समांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा क्या होती है? कम होती है। क्या श्रेणी क्रम समूहन का आप लोग जानते होंगे एक बात, क्या श्रेणी क्रम समूहन तो कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोध को? R1 R2 R3 और इसी प्रकार से Rn यानी कि n तक। और अगर आप समांतर क्रम की चर्चा करो, ये कैसे जुड़ता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इसी प्रकार से कहां तक जाएगा? 1/Rn तक। तो बोला है कि समांतर परिपथ है, तो समांतर परिपथ है, परिपथ का नेट रेजिस्टेंस यानी कि 1/R1 1/R2 1/R3 अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा क्या होती है? कम होती है। अगर अलग अलग प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो ये टोटल जो जुड़ा हुआ प्रतिरोध उससे हमेशा ये कम होगा, अधिक नहीं होगा। अधिक अगर होगा इसका ये मतलब है कि क्या होगा? वोल्टेज क्या धारा क्या होगा? समान हो जाएगा और ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने लिख दिया समांतर में धारा अलग अलग वोल्टेज समान, श्रेणी क्रम में धारा समान वोल्टेज अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। नहीं, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? परिनालिका जो होता है एक रॉड चुंबक होता है, उस पे तार लपेटा हुआ रहता है और 2 तार निकाला हुआ था जंक्शन से। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है, ये सही है। यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखा स्वकेंद्रित वृत्त होती है, ये भी आंसर गलत है, यानी कि केवल 2 सही है। परिनालिका जो होता है उसमें वह रड की तरह होता है, उस पर एक तार जो होता है वंड किया हुआ होता है। चलिए, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गर्भनाल। मां के पेट के अंदर बच्चों का जो पोषण होता है वो गर्भनाल यानी प्लासेंटा के वजह से होता है, प्लासेंटा की वजह से होता है। यही प्लासेंटा की वजह से मां के पेट यानी गर्भ में जो होता है बच्चों का भरण पोषण होता है,
खाना पीना वो लोग खाता है। हम लोग नाभि कहते हैं, ढोड़ी ढोड़ी गाँव में नहीं कहता ढोड़ी, तो वही ढोड़ी के बारे में चर्चा कर रहा है। एक सवाल आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि माँ के पेट में बच्चा का जो होता है, शरीर के अंदर खून कहाँ निर्माण होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कल का वीडियो में उसका आंसर बता देंगे। गर्भाशय क्रिया क्या करता है? यह योनि के अंदर होता है और रास्ता को क्या करता है? कंप्लीट करता है, फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है और प्रेगनेंसी के समय रिलैक्सिन हार्मोन का यह स्त्राव करता है और अपने रास्तों को चौड़ा करके बच्चा को बाहर निकलने में मदद करता है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। हाँ, यहाँ तो फिगर लगा हुआ है। ये है प्लासेंटा, देखिए ये बच्चा है, बच्चा का नली है, इस प्रकार से नली है, ये जा रहा है। ये यूटेरस है जो माँ का गर्भ है, पूरा ये हिस्सा जो है माँ का गर्भ है। और एक कार्बिस है जहाँ गर्भाशय गिरिबा जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ इस नली को कार्बिस बोलते हैं, ये गर्भाशय गिरिबा जुड़ा हुआ रहता है। और ए प्लासेंटा है जो माँ के पेट से हम लोग निकलते हैं तो हम लोगों का नली को क्या करता है? काट दिया जाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि पेट में जब बच्चा होता है तो माँ लोग भी अपना पानी उनी भी मतलब जो है छूना कम कर देती है, ताकि खुद बीमार पड़ती है तो बच्चा भी बीमार पड़ जाता है अंदर का। तो कहीं ना कहीं जुटा हुआ रहता है इसलिए बीमार पड़ जाता है, नहीं जुटा हुआ रहता तो थोड़ी भी ना बीमार पड़ जाता है ना। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है? कॉपर टी का उपयोग नहीं, कॉपर टी का उपयोग जो है अस्थायी विधि नहीं है, ये तो कुछ क्षण के लिए उपयोग करते हैं, तो ये नहीं है। कंडोम का उपयोग नहीं, कंडोम भी कुछ क्षण के लिए, जिस समय तक हम लोग जो है सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं उस समय तो उपयोग करते हैं, उसके बाद हटा देते हैं उसको। गर्भधारण गोली का उपयोग नहीं, ये भी जिस समय प्रेग्नेंट हमें लगता है कि प्रेग्नेंट हो गए उस समय यूज करते हैं, हमेशा यूज नहीं करते। लेकिन सर्जरी या नसबंदी जो होता है वह परमानेंट है, एक बार करवा दीजिए तो फिर ये सब की जरूरतें नहीं पड़ेगा, टेंशन ही नहीं खत्म। डेली डेली मेडिकल की दुकान पर जाइए, दीजिए हमको ब्रेक आउट दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, इससे अच्छा है कि आप नसबंदी करवा लीजिए। और तू वो सब पढ़ो ठीक से, ना तो नसबंदी करवा देंगे, बहुत फुदकता है तू सब। देखो मेल में जो है और फीमेल में, मेल में नसबंदी को बोलते हैं वैक्सेक्टोनॉमी, और चूंकि फीमेल का जो नली होता है वो ट्यूब के समान होता है इसलिए उसको बोलते हैं ट्यूबिक्टोनॉमी। चलिए, तो मेल के नसबंदी को वेसेक्टोनॉमी बोलते हैं और फीमेल के ट्यूबेक्टोनॉमी बोलते हैं, चूंकि वो ट्यूब के नली के समान होता है। ठीक है, बढ़े आगे। और आप लोग मन लगा के पढ़िए खूब, इस बार सिलेक्शन लेना है हर हाल में। असंतृप्त कार्बन यौगिक में सामान्यतः असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, ये इसका सही आंसर है। बाद बाकी जो ऑप्शन है से देखिए बताते हैं हम कैसे पकड़िएगा। संतृप्त कार्बन, देखिए कार्बन जो होता है वो इस प्रकार से होता है, एक होता है सेचुरेटेड यानी संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त कार्बन जो होता है वो क्या करता है? अभिक्रियाशीलता जो होता है उसका अधिक होता है, इसका रिएक्शन फोर्स अधिक होता है। और असंतृप्त जो होता है उसका अभिक्रियाशीलता कम होता है। तो असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशीलता होती है, ये बात हम बता चुके। देखो यहाँ क्या होता है? कम होता है। बोलता है असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम स्थिरता होती है, नहीं स्थिरता ठीक ठाक होता है।
कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है, ना ही रे बाबू। स्थिर वैद्युत, ये सब तो ऑप्शन बकवास है। दो ही ऑप्शन था जिसमें डाउट हो सकता था, संतृप्त, असंतृप्त, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। तो इसमें क्या है, कम स्थिरता नहीं होती है, अधिक स्थिरता होती है असंतृप्त युग्म की तुलना में संतृप्त का। सरकारी नौकरी से बढ़िया ना तो कोई फेयरनेस क्रीम है ना जिम है। अगर तुम बैगन हो तो शाही पनीर भी तुम्हारी है, वाह। अच्छा, ये सही बात है। आपको हम बता दें, मेरे गांव में एक कल्लू चचा है, ठीक ना। तो उन एकदम जो है एकदम कोयला के खदान के तरह एकदम, तो दिन में भी आपको ठीक से नहीं दिखा देंगे, इतना करिया हो, ठीक ना। और उनको जो है एकदम चांद का टुकड़ा है, मतलब एक हिस्सा उतना, मतलब गोरी तौर मोहिनी वाइफ मिली है अभी, क्योंकि उनको शायद सरकारी नौकरी लगा है। और आपको बता दें कहाँ लगा है, बिहार एसएससी 2014 में वैकेंसी आया था, उस वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हुआ। आज तो एकदम जो है किसी से बतियाबे नहीं करते, समझे। तो ये सही बात है कि यदि आप बैगन भी हो ना तो आपको शाही पनीर मिलेगा, बस क्या होना चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए। एकदम जिंदगी जो है एकदम हरियाली की तरह कटेगा, देख रहे हो ये सब, इधर मत ताको, भाग जाएगा तू सर। चलो, दो गोल समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए है, परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है। देखिए ये बता रहा है, एक जो है चादर है और उस चादर में दो गोल किया हुआ है और दोनों धातु है, ये भी धातु है और ये भी धातु है, और ये धातु जो है खोखला है। क्या है, खोखला है और ये ठोस है। अब इस पूरे चादर को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो आप जानते हो कि गर्म करने पर धातु फैलता है, गर्म करने पर धातु का प्रसार होता है, फैलता है। तो यही पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन फैलेगा, ठोस वाला कि खोखला वाला कि दोनों या दोनों नहीं, तो कौन फैलेगा ये आपको बताना है। साथी, जब भी धातु का प्रसार होगा, धातु का गर्म करेंगे, धातु को गर्म करेंगे तो प्रसार होगा, और जब प्रसार होगा तो दोनों फैलेगा, तो ठोस भी फैलेगा खोखला भी फैलेगा, तो दोनों समान फैलेंगे। दोनों क्या करेंगे, समान फैलेंगे, वो इसका आंसर सही है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा ये जो होता है कि गतिज और स्थितिज का योग होता है, इसका योग होता है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² और इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो आंसर उष्मा ऊर्जा गलत, उष्मा ऊर्जा गलत, विद्युत ऊर्जा गलत, गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा ये सही। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है। हमिंग बर्ड जो है ना, वो दुनिया के सबसे छोटा पक्षी है, और यह क्यूबा जो है ठंडी क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। तो क्यूबा एक स्थान है, वहां ये पक्षी ज्यादा पाई जाती है। और इसका मेन विशेषता क्या है इसे बताते हैं कि चोंच जो है, चोंच इसके पूरे शरीर से लंबी है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता ये है कि दुनिया के सबसे छोटा पक्षी है, मतलब 200 ग्राम का। सोचिए कितना छोटा पक्षी है। तीसरा विशेषता ये है कि अब पीछे की ओर भी उड़ सकता है। चौथा विशेषता है कि जिस फूल के पास यह शहद लेने जाता है, यहाँ ये अपना जो है
गूंजता है, यह मतलब जो है खूब पंख फैलाता है। इसकी पंख का आकार ऐसा है कि पंख जब फैलाता है तो एक अजब गुंजन महसूस होता है, गूंज महसूस होता है, जो बहुत सुनने में प्यारी लगता है। इसलिए इस पक्षी का एक और नाम है गुंजन पक्षी। हमिंग बर्ड का दूसरा नाम गुंजन पक्षी है और इसके पंख के फड़फड़ाने के आवाज की वजह से इसको रखा गया, समझे। तो इसीलिए हम जो है कभी कभी ऑनलाइन बैच में भी, कभी कभी ऑफलाइन बैच में भी हम इस पक्षी के नाम पर एक वर्ड चुन के लाए थे, गुलचन। तो बताते हैं कि हम लोग आप लोगों को कभी कभी बोल देते होंगे कि क्या गुलचन का हाल है, तो समझिए कि हमिंग बर्ड के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बहुत प्यारी है, देखने में बहुत खूबसूरत है, एक खूबसूरत भी बहुत है। अब मेरा गुलचन से खूबसूरत से कम है? आप लोग खूबसूरत नहीं हो? आप लोगों को गुलचन कह देते तो कौन सी दिक्कत है, ठीक ना। चलिए, तो ये जो है ये हमिंग बर्ड पक्षी है, इसका दूसरा नाम गुंजन पक्षी है। और ये क्या करता है, पीछे की ओर भी मुड़ सकता है और उड़ सकता है। ये अपने पंख से एक आवाज निकालता है जो बहुत अच्छा और मधुर गूंजता है, इसलिए इसका नाम गुंजन पक्षी रखा गया। क्यूबा के बर्फीली क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, ठंडी क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, और इसका चोंच इसके शरीर से बड़ा होता है। तो यहाँ इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, ये आंसर सही है। विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, ये भी सही है। इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, ये भी सही है। यह केवल अंटार्कटिका में रहती है, ये गलत है। ये उड़ नहीं सकती, ये गलत है। तो हम आपको बताए क्या सवाल पूछे, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेषता क्या है। तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। हालांकि ये भी सही है, यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, ये भी सही है, ठीक ना। तो आंसर जो है इसके साथ, चलिए ये ऑप्शन नहीं रहता तो ये आंसर हम लोग देते हैं, ठीक है। बड़े गुलशन, गुलशन बर्ड है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण जो है ये अभिवहन कहलाता है। संवहन जो होता है द्रव में होता है और चालन जो होता है ठोस में होता है। चलिए, ये क्या है, निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण। देखिए, त्वरण का 3 गो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि एक ग्राफ है और ये सीधा चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो इस समान त्वरण के साथ चल रहा है, समान त्वरण। दूसरा ये है, ये ग्राफ है और ऐसे चल के नीचे की ओर आ रहा है, तो क्या कर रहा है, पहले त्वरण नीचे मतलब ऋणात्मक त्वरण है, और ऐसे बढ़ रहा है और ऐसे की ओर बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण है। अब सवाल क्या पूछा है, धनात्मक त्वरण खोजना है, तो धनात्मक त्वरण कौन होगा, देखिए नीचे की ओर गिर रहा है तो ये तो ऋणात्मक होगा। ये पहले धनात्मक है फिर गिर रहा है नीचे की ओर, पेड़ धनात्मक है, मतलब कि ये भी गलती है। ये नीचे की ओर गिर रहा है तो यहाँ तो त्वरण शून्य है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब कि ये भी सही है। ऊपर की ओर केवल जा रहा है तो धनात्मक त्वरण वही। 17 के बाद 18, इस सवाल सबसे खतरनाक सवाल है। देखो गुलशन, एक बात बताते हैं, पढ़ाई ना एक तपस्या है, और जो इस तपस्या को झेल जाता है, नहीं कहते तपस्या करने पर तो भगवान मिल जाते हैं, नौकरी कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, पूरी शिद्दत से तपस्या करेगा तब, नहीं शिद्दत से तपस्या कीजिएगा तब मिलेगा। मेरा एक दोस्त था, बड़ी मजेदार की बात है, उसका तकरीबन हमको लगता है कि 2-3 गर्लफ्रेंड था, 2-3। तो क्या करता था, एक का फोन करता था तो दूसरा का रिसीव करता था, दूसरा का करता था तीसरा का रिसीव करता था, और तकरीबन 7-8 घंटा डेली का, 24 घंटा में 7-8-9 घंटा भी अपना जो है गर्लफ्रेंड पे देता था। उसकी गर्लफ्रेंड लोग जो थी होशियार थी, वो शायद एक दूसरे के बारे में जान गई थी कि जो है कामे ही है, धंधे ही है। वो जो है ना उस लड़का का यूज करना स्टार्ट कर दिया। फोन करता था, कभी रिचार्ज करवा लेता था,
कभी पिज्ज़ा ऑर्डर करवा लेता था, कभी बर्गर ऑर्डर करवा लेता था। अरे लड़का जो था दोस्तवा मेरा, उसका पापा मतलब जो है सरकारी नौकरी में था, उसका भाई भी सरकारी नौकरी में। अब लड़कावा जो था वो दिन दिन भर खूब मजे लेता था, एकदम खूब, एकदम लग रहा था कि मतलब स्वर्ग के मुख्य द्वार पर हम ही खड़ा है और सारा अप्सरा जो है हमारा मतलब जो है सेवा कर रही है। ऐसा फीलिंग्स ले रहा था वो, समझे। पापा का मतलब जो है एक समय हुआ रिटायरमेंट हुए, कुछ पैसा जो था वो घर में जमा हो गया। भाई का भी मतलब जो है बॉर्डर पर शहीद होना पड़ा उनको एक लड़ाई में। आज उनके घर में कोई मतलब जो है जॉब में नहीं है, और रखा हुआ पैसा कितना दिन, है ना। और ये लड़का तो कुछ किया नहीं, तो गया बुरा में तो परिवार धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस प्रकार से जो घटना घटा उससे हमको ये सीख जरूर मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज पर जो है गुमान नहीं करना चाहिए। और जब भी घमंड आए तो एक काम कीजिए, एक बार शमशान के चक्कर मार के आइए, सारा घमंड उतर जाएगा नीचे, सारा गर्मी नीचे उतर जाएगा, क्योंकि शमशान में अच्छा अच्छा जल रहा होता है। इसलिए तो भगवान मौत बनाए कि चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, जमीन जायदाद वाला हो, धन दौलत वाला हो, पैसा वाला हो, मसल्स पावर वाला हो, इकोनॉमिकल पावर वाला हो, मरना एक दिन सबको है। वो एक तय कर दिए कि मौत तुम्हारा परम सिद्ध है, इसे अपनाओ, जब तक जीवित हो तब तक तुम्हारा सब कुछ है। तो जब भी लगेगा कि नहीं हमें सब कुछ हासिल हो गया, एक बार शमशान घाट के चक्कर मार के चलाइएगा, नस के टोटल जो अंदर का जो गुदगुदाहट है घमंड वाला वो सब उतर जाएगा, समझे। शमशान घाट भी एक मोटिवेटिव जगह है। आप लोग कभी घूम के जाइएगा और आइएगा, बड़ा मजा आएगा। वहां भी अच्छे अच्छे धू धू करके जल रहे होते हैं। इस सवाल को हम लोग करते हैं, इसमें पहले रास्ता बनाना पड़ेगा, तब ये सवाल लगेगा। तो रास्ता पहले बना लेते हैं। देखिए इसको लिखिएगा बहुत अच्छा से। ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा, यह परमाणु संख्या, यह है परमाणु द्रव्यमान। अगर एक कोई भी तत्व है उससे एक अल्फा कण अगर उत्सर्जित होगा, एक अल्फा कण निकलेगा, तो उसमें क्या होगा, परमाणु संख्या में 2 की कमी होगा और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगा। अगर बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होगा और परमाणु द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गामा में ना तो परमाणु संख्या में फर्क पड़ेगा और न परमाणु द्रव्यमान में फर्क पड़ेगा। यही रास्ता है, इसको याद करना पड़ेगा। अगर अल्फा निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंजमेंट नहीं। और अगर गामा निकलेगा तो न तो परमाणु संख्या में बदलाव, न परमाणु द्रव्यमान में बदलाव। अब आइए सवाल पे, देखिए यहाँ बोला है कि कोई एक तत्व है, तो ए वाला हिस्सा को तो जानते हैं कि परमाणु संख्या कहते हैं, ए परमाणु द्रव्यमान है। अब यहाँ से कोई नया तत्व बना है तो उसमें परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हुआ, तो 1 का वृद्धि हुआ, इसका ये मतलब कि बीटा है। अगर 1 का वृद्धि हो इसका मतलब 1 की बीटा है। अब देखिए ना, ये परमाणु संख्या है ना भैया, आप जानते हैं ना, ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या, ए परमाणु द्रव्यमान है। तो जब रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हुआ, तो एक नया तत्व फिर बना एक्स, लेकिन इसमें द्रव्यमान में 1 का वृद्धि हो गया। तो परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि होगा, तो परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि होगा तो बीटा होगा। इसका ये मतलब है कि पहले बीटा होगा, मतलब ए नहीं होगा ऑप्शन, बी नहीं होगा ऑप्शन, सी नहीं होगा ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन तो गया पूरा में। आगे फिर देखिए, फिर यहाँ से एक नया तत्व बना, तो परमाणु संख्या में फिर 1 की कमी हो गया। तो अगर 1 की कमी हो गया तो फिर वह तत्व जो है वो नया तत्व बन गया होगा। और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हुआ, तो परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी कब होगा, जब वह अल्फा द्रव्यमान का निकलेगा। और द्रव्यमान में 4 की कमी हुआ है, किसमें, द्रव्यमान में 4 की कमी हुआ है, तो द्रव्यमान में 4 की कमी होगा तो अल्फा निकलेगा। तो बीटा के बाद अल्फा निकल रहा है, तो बीटा के बाद अल्फा निकलेगा, तो ये आंसर सही है।
कम है क्वेश्चन में। हम क्या बोले थे कल ही कि पहले रास्ता बनाने दीजिए, क्वेश्चन तो गप गप घूसे। कॉन्सेप्ट रहेगा तब ना, आना तो बस रट्टा मारते रह जाइएगा। कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट है ना तो क्वेश्चन कलम नहीं रुकेगा। कॉन्सेप्ट नहीं है ना, रटो। कितना रट लेते आप, रटने वाली चीज है। इसको रटिएगा तब वो निकलेगा, ठीक ना। कुछ करवा तब ना कुछ हो, करने से होता है, तो इसको करिएगा तब ही होएगा। चलिए 18 का 19। इस सवाल का भी जो है बड़ा डेंजर आंसर है। हाँ, नीचे दिए गए चित्र कक्षा के आकार को दर्शाता है, हालांकि दर्शाता था इसको। हम आपको एक चीज बता देते हैं छोटा सा। इसको करने के लिए ना, इसको सीखने के लिए आपको हमको देना पड़ेगा 1 घंटा पूरा। एक क्लासे लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक ना। आप लोग एक बात पढ़े होंगे, हम बता देते हैं। ऑर्बिट, थोड़ा सा हिंट्स में बताते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हम ज्यादा डीप नहीं जाना चाहते हैं। आप जानते हो कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहता है। ये जो खल होता है, इस खल का नाम देते हैं हम लोग, आए, KLMN होता है ना। इसमें सब सेल भी होता है। इसमें क्या होता है, सब सेल भी होता है। इसमें के होता है तो पहला में के, पहला घर में क्या के, दूसरा घर में क्या के प्लस एल, तीसरा में के प्लस एल प्लस एम, और चौथा में के प्लस एल प्लस एम प्लस एन। ये 4 गो होता है। इसमें सब सेल भी होता है जिसको बोलते हैं SPDF। क्या SPDF, SP, ये 4 सब सेल होता है। और इस सब सेल का जो है आप गिनती कीजिएगा तो 0 1 2 3 और 4। हालांकि संभावना है कि जी का भी खोज होगा आगे, और इसका जो है 5 रखा जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में चाहे साइंस में संभावना से हम लोग पीछे नहीं हट सकते। हो सकता है कि खोज हो ही जाएगा, तो संभावना है कि G5 यानी कि 5वां कक्षा भी खोला जाएगा जिसका 5 नंबर पे आएगा। अब हम एक बात बता देते हैं कि इसमें सेल जो है इसमें अटता कितना है, तो इसका आकार, हमको आकार से मतलब है ना, तो हम आकार वाला क्वेश्चन बता देते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं और इसको सिखा देते हैं। हालांकि इसको सीखने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा हमको देना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है बहुत बड़ियार चीज है। SPDF, तो एस का आकार जो होता है गोलाकार होता है, फुटबॉल की तरह। पी का जो आकार होता है, यहाँ पी का जो आकार होता है डंबल की तरह होता है, ठीक ना, डमरू। और डी का जो आकार होता है डबल डंबल होता है, मतलब एक डंबल इधर से और एक डंबल इधर से, ऐसे। डमरू बनाइए ना, एक डंबल ऐसे और एक डंबल, ठीक ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है D × x² माइनस में y²। टोटल हम 4 गो का लिखा देते हैं। आप लोगों को क्या पता है इससे सवाल संबंधित पूछा जाएगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा। हम ऐसा आप लोगों से क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। नहीं, चलिए सवाल हम बताते हैं, चलिए लिखिए। पहला आपसे फिगर पूछेगा, 3 गो बीमा है XYZ, तो पहले X है फिर Y है। हाँ, एक पूछेगा यूं, ये जो होगा कि DX का है, किसका है, DXY का है, ये डंबल। दूसरा फिगर आपसे पूछेगा, 4 फिगर होता है, जैसे एक होगा DYZ, और इसका फिगर क्या होगा, वहां Z हो जाएगा, यहाँ Y हो जाएगा,
ये आपको 12th में मिला होगा पढ़ने के लिए। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछा था, इसलिए हम आपको बता देते हैं। तीसरा आपको मिलेगा डी एक्स जेड। इसका क्या फिगर होगा? जेड एक्स। और चौथा फिगर जो अभी आप पढ़े हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फिगर होगा आपको इस प्रकार से। और एक लास्ट फिगर है पंचमा, डी जेड स्क्वायर। इसका फिगर होता है इसका फिगर ऐसे नहीं होता, देखिए दो को छोटा होता है, दो को बड़ा होता है। ए और ए बड़ा, और ए छोटा और ए छोटा, और ए चारों तरफ होता है, इसलिए गोल आकृति बना लेता है इस प्रकार से, गोल आकृति। तो पांचे को जो होता है फिगर होता है, पांचे फिगर होता है। और इस प्रकार के जो है सवाल बिहार पुलिस में पूछा गया था, तो आप लोग जो है देख लीजिए, यहाँ पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। एक लास्ट सवाल, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किस किस संख्या में गिरावट की कमी से होता है? तो टी लसिका से। टी लसिका के कमी के वजह से एड्स जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और ब्लड जो होता है कमजोर हो जाता है, और बहुत सारे रोग हमारे शरीर के अंदर। सबसे पहला तो शरीर का वजन घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मानसिक क्षमता कमना स्टार्ट हो जाएगा, शरीर के अंदर अन्य प्रकार की रोग आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यौन शोषण से बचिए, अच्छा रहेगा। इसका एक सबसे खास बीमारी है। आज हम लोग जो है सेट का डिस्कशन कर लिए हैं। अब अपना सेट का डिस्कशन 17 कल होगा। कैसा सेट लगा आप लोग बताइएगा। आज हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पूरा सेट देखे। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट सेट में। थैंक यू, लव यू ऑल। पढ़ाई को जारी रखिएगा, रफ्तार नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। चलिए कल फिर बातें करेंगे अच्छे अच्छे। आज थोड़ा सा इतना ही पे रखते हैं। बाय बाय।